Hi, good evening, everyone. We'll wait for 2-3 minutes to. Hi everyone. My name is Akib, and I have been working as a software engineer in the industry for last 3 years. And my domain has been into web development, wherein we have been working on the front end part and the back end part. I would firstly want to know what exactly do you know about web development, and what do you think is actually a web? If anyone of you can answer that, is it visible? Yes. Yeah, so let's make the session interactive. And what I was asking is, what exactly do you know about web? What is a website? When I say the term web or website, what comes into your mind? So, Hmm, students, you can unmute yourself for this session and speak. why is there silence? Okay, so basically जब हम बोलते हैं एक वेबसाइट, वेब क्या होता है? So you must have already seen there are many websites on the web. Okay, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो simultaneously deployed हैं, जिनको आप जाके डेली विजिट करते हैं, be it anything, you say Gmail, Google, Yahoo, anything, any of those, all of those are websites. Okay, yeah, as Hardik said, collection of web pages. So I'll just quickly share my screen to have better understanding. Is my screen visible? Yes, we can see Are your you are screen. you able to are you able to see the PPT? Yes, we can. Okay. So as the question was, how the web works. So basically, the World Wide Web is a collection of interconnected websites. What do we mean by this? As Hardik also said. तो ऐसा होता है कि एक वेब है, आप ये समझिए, वेब अगर एक स्फेयर है तो उसके अंदर जितनी भी सारी वेबसाइट्स हैं जिसको आप जाकर के डेली ब्राउज कर सकते हैं, किसी फॉर्म को फिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो सारी वेबसाइट्स हैं। और इन सब का कलेक्शन टुगेदर एक बोला जाता है वेब। ओके, जैसे कि वेब इसको क्यों बोला जाता है, जो स्पाइडर का जो वेब होता है अगर आपने कभी देखा हो तो उसमें बहुत सारे नोड्स होते हैं जो कनेक्टेड रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं, और वो फिर फाइनली पूरी पिक्चर बनाते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं सारे अलग अलग नोड्स होते हैं मिलकर के जो एक वेबसाइट बनाती है, यहीं से टर्म आता है वेब। सो बेसिकली, एंड वेब पेजेस आर एक्सेसिबल थ्रू ब्राउजर्स। आप ऑब्वियसली ब्राउजर्स को यूज़ करते हैं किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, राइट? सो व्हेन अ यूज़र एंटर्स अ यूआरएल इन अ ब्राउज़र, तो क्या होता है कि आपको जब भी कोई वेबसाइट देखना होता है तो आप क्या करते हो, ब्राउज़र के टैब पे जाते हो एंड देन वहाँ पे आप कुछ भी टाइप करते हो, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, google.com, कुछ भी आप डालते हो। तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, क्योंकि ब्राउज़र को बेसिकली उस वेबसाइट का नाम है, ठीक है, उसको ये नहीं पता होता कि वो कहाँ पे जाएगा, आपको सिर्फ नाम से नहीं पता होता। आपको वैसे भी पता होगा कि कंप्यूटर की दुनिया में कुछ भी वर्ड से नहीं होता है, एवरीथिंग इज न्यूमेरिक। हर चीज़ को हम न्यूमेरिक कन्वर्ट करते हैं ताकि सिस्टम को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों की, राइट? तो उसमें भी सिमिलर चीज़ यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है कि URL in a browser, several steps occur behind the scenes, including DNS resolution. I'll come to it. DNS resolution actually होता क्या है? And then TCP connection establishment and HTTP communication, server side processing and browser rendering. So basically बहुत हाई लेवल टर्म्स हैं। मैं आपको अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके होता क्या है, बट अभी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके, तो आपने टैब में अपनी एक वेबसाइट का लिंक एंटर किया और आपने चाहा कि वेबसाइट ओपन हो जाए, तो उसके पीछे क्या क्या प्रोसेसिंग हो रही होगी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो लेट्स डाइव इनटू द प्रोसेस। एनी क्वेश्चन अभी तक आपका, किसी का भी? एम आई No ऑडिबल? questions. नो क्वेश्चन। Yeah. ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। ओके, सो बहुत सारे लोग को ये कंफ्यूजन होती है कि इंटरनेट और वेब क्या चीज़ें हैं, क्या ये अलग अलग हैं, या हम इंटरनेट की जगह पे वेब का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वेब की जगह इंटरनेट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट होता है कि वो नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्चुअली जहाँ पे वेब चलेगा। तो आपने देखा होगा आपके घरों पे, सबके यहाँ पे ऑफिसेस में राउटर्स होते हैं,
ठीक है। एक सर्वर होता है जिसको बेसिकली जहाँ पे हमारी वेबसाइट्स हम होस्ट करते हैं, और जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको कहीं ना कहीं हमको प्लेस करना होता है डेटाबेस, तो वो सारी चीज़ें सर्वर्स बेसिकली कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें हमारा सारा डेटा स्टोर होता है, जो कि हमारे वेबसाइट्स में जो लोड होता है वो वहाँ से फैच करके हम वेबसाइट पे शो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, आपका राउटर, आपके जितने भी सर्वर्स हैं और जितनी केबल्स हैं, ये सारा एक कनेक्शन है, इंटरनेट है। मतलब ये कनेक्शन है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे दिया गया है कि ये आपका बेस लाइन है, इसके ऊपर आप कुछ भी चला सकते हैं। ठीक है। आप इसका ऐसे एग्जाम्पल वेब में समझाता हूँ पहले। तो अब वेब क्या है? वेब क्या है कि ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके ऊपर वेब रन होता है, जो कि बेसिकली एचटीटीपी के थ्रू होता है। एचटीटीपी क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन के लिए है। मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट का यूआरएल अपने ब्राउजर पर एंटर किया, तो अभी आप ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर रहे हो कि मुझे इसका रिस्पॉन्स चाहिए। आपने रिक्वेस्ट की www.google.com, आपने ये रिक्वेस्ट करी ब्राउजर पे, उधर से कुछ रिस्पॉन्स आएगा जो कि फिर आपके पेज पे दिखेगा। तो दिस इज समथिंग एच टी टी पी टेक केयर ऑफ। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर हम बोले इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट को आप इमेजिन करिए रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है। किसी भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए रोड जो है वो आपका इंटरनेट है। ठीक है। अब उसके ऊपर जितनी भी कार्स चल रही हैं, जितनी भी कार्स उसके ऊपर डेली ट्रैवल कर रही हैं, वो सारी वेब है। ओके। आप ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड देन उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ रन हो रहा है, तो वो वेब है जो कि इंटरनेट पे रन हो रहा है। अब एग्जांपल इससे कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो अगर आप अपनी वेबसाइट किसी भी अपने लैपटॉप पे ब्राउज़र के थ्रू आप वेबसाइट को एक्सेस करना चाहेंगे, तो सबसे पहले क्या ज़रूरी होना चाहिए? एनीवन? आपका सिस्टम में क्या ज़रूरी होना चाहिए अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करने की ट्राई कर रहे हैं? सब लोग शांत बैठे हैं सेशन में, क्या बात है, समझ नहीं आ रहा है या? Students are saying internet. एग्जैक्टली, इंटरनेट। आपका सिस्टम किसी इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। अब वो इंटरनेट से कनेक्टेड होने के लिए आपका किसी राउटर से कनेक्ट होना चाहिए, राइट? आपका लैपटॉप किसी राउटर से कनेक्ट होगा, उस राउटर में कोई ना कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एक्सेस होगा, जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, राइट? तो इंटरनेट बहुत ज़रूरी चीज़ इस तरीके से होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपके पास बहुत सारे राउटर्स लगे जिससे आपका सिस्टम कनेक्ट करता है, तो दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड लेट्स से हमारे पास एक ऑफिस है। ठीक है। ऑफिस में हमारे पास एक डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें हमने अपने ऑफिस के ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर कर रखा है। ठीक। अब अगर मुझे ये बोलना हो कि वो जो कंप्यूटर है वो क्या चीज़ है, अगर वो सर्वर की बात करूँ मैं, वो क्या चीज़ है, वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो वेब है? कोई बता सकता है मुझे? You can unmute yourself and speak. Rehan says infrastructure. Right. Infrastructure. And why are we saying that it's an infrastructure and not a web? You guys can unmute yourself यार। थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं सेशन। ओके। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इंटरनेट Shivo, और वेब का। sorry, Shivoham says infra as it's a group of webs. ओके। सो हमारा माइक्स नहीं ऑन हो सकते हैं क्या? आई मीन, क्योंकि एक्चुअली मुझे यहाँ चैट की विंडो दिखेगी नहीं, तो मैं किसी का भी क्वेश्चन ले नहीं पाऊंगा एक्चुअली, अगर वो अनम्यूट Right. करके बोलेंगे तो। Students, you can unmute yourself and speak here. Are you able to unmute yourself? Hardika, can you check? Yes, ma'am. Yes. So next time, whenever you want to answer something, you can just unmute yourself and speak up. Okay, ma'am. Okay, Rehan, ओके। I'll check why you cannot. ओके। सो मैं आपको ये बता रहा था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन राउटर्स, सर्वर्स एंड केबल्स। सो क्योंकि अभी जिसने भी आंसर किया था सर्वर्स, वो सही है। तो सर्वर वो इसलिए है क्योंकि सर्वर्स
आपको अगर आप इंग्लिश वर्ड से देखना चाहें तो सर्वर्स मीन्स जो कुछ चीज सर्व कर रहा हो, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कुछ सर्व कर रहा है, सर्वर सर्व्स, ओके। सो इसका क्या मतलब है, आपका कोई कंप्यूटर सिस्टम है, उस पर आपने अपना सारा ऑर्गेनाइजेशन का डेटा मेंटेन कर रखा है कि किस एम्प्लॉय ने कौन से डेट को उसको ज्वाइन किया था ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सैलरी कितनी है, उसने लीव्स कितनी ली हुई हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं वो डेटा स्टोर होगा उसमें। अब जब मुझे एज अ वेबसाइट, मैं एक प्लेन स्केलेटन वेबसाइट हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है, मैं उस डेटा को निकालने के लिए, उस डेटा को अपने पास यूआई पे दिखाने के लिए उस सर्वर के पास जाऊंगा। वो सर्वर से मैं उस एम्प्लॉय का डेटा मांगूंगा, वो डेटा यूआई पे वो आगे दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उस सर्वर ने सर्व किया वो डेटा, मैंने मांगा, सर्वर ने सर्व किया, ठीक है। ये बहुत ही मतलब इजीली टर्म में आप समझ सकते हैं कि सर्वर्स को बेसिकली सर्व करता है तो उसको सर्वर बोलते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली राउटर्स, अब राउटर्स को आप समझ सकते हैं जैसे राउट, ठीक है। कहीं से भी दो आपको जाना हो तो आपको राउट पता होना चाहिए कि आपको कैसे जाना है। तो राउट बीइंग कि आपके सिस्टम से अगर कोई रिक्वेस्ट गई है तो वो आपके ब्राउजर से लेकर के उस सर्वर तक एक राउट बन जाता है। आपके से ब्राउजर ने डीएनएस चेकअप किया, देन डीएनएस के बाद वो आगे गया, उसने कैशेस चेक किया, देन कैशेस के बाद वो और आगे चला गया सर्वर तक, सारा डेटा वहां से लेके आया, ठीक है। तो ये पूरा एक राउट बन जाता है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं राउटर्स, वो हमारा राउट डिफाइन करता है कि कहाँ से कैसे आता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा इंटरनेट होता है, एंड देन वेब, ऑफ कोर्स। अब वेब क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई आपकी वेबसाइट है, आपने बोला www.youtube.com, ठीक है। अभी आपने ये अपने सिंपल वेबसाइट जाकर के अपने ब्राउजर पे एंटर कर दी, ठीक। अब होगा क्या, अब होगा क्या कि ये वेबसाइट आपने एंटर करी, क्योंकि आपने वो रिक्वेस्ट करी है, तो उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स भी आप वेट करोगे उस स्क्रीन पर वापस आना, ठीक है। तो ये जो एच टी टी पी है, ये यही करता है, ये क्या बोल, ये प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल है, ये बताता है कि अगर आपने कोई यूआरएल में एक वेबसाइट एंटर करी है तो वो आपको क्या क्या देना पड़ेगा, और आपको कैसे कैसे उसकी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी जिससे आपके पास रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप अगर यूट्यूब.com करते हो तो ब्राउज़र उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के पीछे भेजता है, आपकी लोकेशन भेजता है, ठीक है। अभी जैसे कि हो जाता है कि आपने कोई वेबसाइट देखी हो और वो आपकी लोकेशन ट्रैक कर पाती है, वो कैसे कर पाती है, वो इसलिए कर पाती है क्योंकि जो हेडर्स होते हैं, हेडर्स वो डेटा होता है जो भी कोई आपका यूआरएल के थ्रू आपने एंटर करा। अब ब्राउज़र इन इटसेल्फ बहुत सारी चीज़ें, आपकी लोकेशन, आपकी आईपी एड्रेस, बहुत सारी चीज़ें वो स्टोर करता है और देन उसको वो भेजता है हमें। आपने सिर्फ वहाँ पे यूआरएल डाला है लेकिन, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है कि ये सेट ऑफ चीज़ें मुझे चाहिए होंगी रिक्वेस्ट के साथ। तो वो रिक्वेस्ट जाती है, फिर आपके पास उससे रिस्पॉन्स आता है, वो फिर यूआई पे विजिबल होता है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट एचटीएमएल? Sir, we used to use it to create applications or websites. ओके। तो अगर मैं बोलूँ, आपने कोई वेबसाइट अभी तक एचटीएमएल ने कभी भी बनाई है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो आपने देखा होगा जब आप उस वेबसाइट उसको पेज को डबल क्लिक करके वो जब ब्राउजर में ओपन होता है तो एक ब्राउजर खुलता है ना, ऊपर यूआरएल आता है, ठीक है। तो अब क्या आप बता सकते हैं इस केस में सर्वर कौन है? आपने एक वेबसाइट बनाई डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन से, ठीक है। आपने उसको अपने सिस्टम पे स्टोर करा, आपने उसको डबल क्लिक करा, ब्राउजर खुला, ठीक है। अब मुझे बताइए इस केस में सर्वर कौन है? Sir, हमारा HTML. कंप्यूटर। राइट, हमारा कंप्यूटर। और इस केस में क्लाइंट कौन है, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? User. User. यूजर, राइट। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास, अगर मैंने अभी कहा था कि इंटरनेट नहीं हो हमारे पास तो हम कोई भी वेबसाइट विजिट नहीं कर सकते, बट यहाँ तो हम वेबसाइट विजिट कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों? पहले तो अच्छा यही क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपकी कोई एच टी एम एल आपके पास फाइल है और आप इंटरनेट से ना कनेक्टेड हो और मैं आपसे बोलूँ आप उसको डबल क्लिक करके ब्राउजर में खोलें, तो क्या वो वेबसाइट खुलेगी, क्या वो वेब पेज खुलेगा, सॉरी? Yes, sir.
बट अभी तो हमने बोला था कि हम कोई भी वेब पेज एक्सेस नहीं कर पाएंगे इंटरनेट अगर हमारा कनेक्टेड नहीं है। सर तो हमारी मुझे, राउटिंग नहीं हो पाएगी। हाँ ओके, और कोई, क्यों वो चल पाता है, क्यों ऐसा होता है कि हम अपना, अगर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं भी है सिस्टम, तो उस HTML वेब पेज को हम ओपन कर पाएंगे, बट हम कोई और वेब पेज नहीं ओपन कर पाएंगे, ऐसा क्यों? सर क्योंकि इंटरनेट ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स है, तो बाकी नेटवर्क्स को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उनके सर्वर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और इस केस में हमारा सर्वर कहाँ पे है? इस केस में अगर हमारा कोई HTML फाइल है जो कि हमारे सिस्टम पे है, तो उसके लिए सर्वर कहाँ है? अभी आंसर किया था ना किसी ने, हमारा कंप्यूटर हमारा खुद सिस्टम ही का सर्वर, कंप्यूटर पर है। राइट। तो उसके लिए क्या है कि सर्व कौन कर रहा है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि सर्व आपका ही कंप्यूटर सिस्टम कर रहा है ना। तो ये आपका तो इंटरनेट खुद ही सिर्फ किसी अपने सर्वर पे ही हिट कर रहा है रिक्वेस्ट, है ना। तो आपको वहाँ इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी क्योंकि लोकल है सब कुछ, आपके सिस्टम पे वेब पेज है। देखिए, ऐसा होता है, वो जो वेब पेज है आपके सिस्टम पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको ढूंढ करके क्लिक करके ओपन कर पा रहे हो, ठीक है। अभी आप अगर www.youtube.com करो, तो आपके पास क्या उसका .html का पेज है जो कि www.youtube.com क्लिक करने से ओपन होगा? क्या आपके पास है वो पेज? नो सर। नहीं है ना। तो इसलिए उस पेज को ढूंढने के लिए, ताकि हम इंटरनेट पे जा सकें और देख सकें कि उसका पेज एक्चुअली कहाँ पे है, या तो अगर ऐसा भी हो सकता है, आप लोग अगर ट्राई करें किसी भी वेबसाइट को, ठीक है, आप अगर राइट क्लिक करके सेव एज करें, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है HTML में सेव करने का किसी भी वेबसाइट को। कभी किसी ने ट्राई किया है? क्या कभी किसी ने ट्राई किया है ये चीज़? वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पे जाके अगर आप राइट क्लिक प्रेस करें और वहाँ पे सेव एज .html कर लें? नो। नहीं किया कभी किसी ने? यस सर। सीरियसली? सर पूरी फाइल HTML के फॉर्मेट में बदल जाती है। हो जाती है, राइट, एकदम वेरी और गुड। वो तो गलती अब, से जब दब जाते हैं और बताइए क्या बोल रहे थे आप? सर जब वो गलती से दब जाता है तो आ जाता है। हम्म तो अभी क्या होता है, तो अब आपने, क्योंकि वो वेब पेज .html अपने सिस्टम पे सेव कर लिया है, राइट। अभी अगर आप जाकर के अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दें किसी भी वाईफाई से, और वो जो पेज .html का सेव हुआ था उसको डबल क्लिक करके ओपन करें किसी भी ब्राउजर में, तो वो बिना किसी इंटरनेट के वो पेज वहाँ पे ओपन हो जाएगा। किसी को इस बात में डाउट है मेरी, जो मैंने बोला? नो। और आप ये भी समझ गए होंगे कि इंटरनेट की एक्चुअली ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। आप आई थिंक ये समझ पाए होंगे, जो मैंने एक आपको HTML का एग्जांपल बताया, एक मैंने आपको बताया कि अगर वो आपके ही सिस्टम पे है, ठीक है, और कोई भी चीज़ जो आपके सिस्टम पे है उसको ढूंढने के लिए आपको इंटरनेट पे नहीं जाना, ठीक है, आपको अपने लैपटॉप के इंटरनल जहाँ पे भी आपने सेव किया हुआ है वहां तक आपको पता है एक्सेस, उसको आपने डबल क्लिक करा और वेब पेज में खुल गया, ठीक है। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, सो आई होप आपको इंटरनेट और वेब में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो अभी मुझे कोई भी बताए इंटरनेट और वेब में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है? इफ आई हैव टू आस्क यू दैट डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेट एंड अ वेब, कोई भी बोल सकता है, बताइए। मेरा ही सेशन इतना कम इंटरैक्टिव है क्या? सब तो बोल रहे थे, बच्चे बहुत बोलते हैं। सर नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें राउटर्स, केबल्स और आईपी और टीसीपी लगता है। और वेब सर्विस है जो इंटरनेट के टॉप पर चलती है। ओके, और इफ आई हैव टू से www.gmail.com, ये क्या है? ये इंटरनेट है या ये वेब है? सर वेब। हम्म
सर वेब है। ओके। और और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी, इंटरनेट क्यों नहीं? सर क्योंकि इसके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इंटरनेट में आती हैं, ठीक है। और वेब इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है। तो gmail.com भी कुछ नहीं है, वो एक वेबसाइट है जिसको आप अपने ब्राउज़र में ओपन करते हो और वो खुल जाती है, ठीक है। ओके। सो आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो वेब है वो इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हमारा राउटर, हमारा सर्वर और केबल्स, ये सारा इंटरनेट होता है, वेब होता है जो कि सर्विस उसके ऊपर चलती है। जैसे कि एक www.youtube.com, ये एक वेब है, वेबसाइट है, ठीक है। तो अभी इसमें मैंने आपको बताया था कि एच टी टी पी होता है। एच टी टी पी को यूज़ करके ये एक बेसिकली वेब में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। कि मैंने डाला youtube.com, इसके थ्रू रिस्पॉन्स क्या आएगा, ये सारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये सब एच टी टी पी के थ्रू होता है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि एच टी टी पी एक्चुअली होता क्या है। क्या आप लोगों ने आज से पहले कभी एच टी टी पी सुना है? यस सर। यस सर। कहाँ यस सुना है? कोई भी एग्जांपल दे सकता है, कोई भी एच टी टी पी क्या हो, मतलब कहीं भी आपने देखा हो एग्जांपल। सर, जब हम गूगल के लिंक्स कॉपी करते हैं तो शुरुआत में ये HTTPS होता है। राइट, एच टी टी पी एस होता है। अभी के लिए आप के लेवल के लिए आप इसे समझ सकते हैं, एच टी टी पी और एच टी टी पी एस सेम चीज़ है, ठीक है। एस बस सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको आगे के लेक्चर में बता दूंगा। तो अभी हम शुरू करते, तो आपको क्या लगता है एच टी टी पी एक्चुअली क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूँ एच टी टी पी एक्चुअली होता क्या है। एच टी टी पी, जैसा कि मैंने आपसे बोला था अभी, एक कम्युनिकेशन का चैनल है, ठीक है। जिससे आप अगर youtube.com ओपन करने की ट्राई करते हो तो आपके पास उधर से रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो मैं आपको इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, बेसिक। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, ठीक है। आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है। तो आप, ऐसा तो है नहीं कि किचन में जाएंगे, खुद पिज़्ज़ा बनाएंगे एंड देन वो आपके पास आएगा और खाएंगे, राइट। यस सर। तो आप करते क्या हैं? आप एक वेटर को बुलाते हैं, आप उसको ऑर्डर देते हैं, ठीक है। एंड देन वेटर जाता है, वो ऑर्डर लेके आपका किचन में, ठीक। और वहाँ पे आपका पिज़्ज़ा बनता है, ठीक है। और फिर वो वेटर उस पिज़्ज़ा को वापस आपके पास लेके आता है, ठीक है। तो अगर आप वेब की दुनिया में इसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करें तो ये इस तरीके से कुछ होता है। अगर आप ब्राउज़र है, ठीक है, उस ब्राउज़र को आप समझिए आप हैं, ठीक है। एच टी टी पी क्या है? वो वेटर है जिसको आपने पिज़्ज़ा के लिए ऑर्डर दिया था, ठीक है। अब किचन क्या है? किचन एक वेब सर्वर है जहाँ की वो पिज़्ज़ा बनेगा और स्टोर हो जाएगा, ठीक है। स्टोर का इन द सेंस टेम्परेरी 5 मिनट के लिए जो भी स्टोर हो गया, ठीक है। अब वो एक्चुअली पिज़्ज़ा क्या है? वो पिज़्ज़ा एक्चुअली डेटा है। वो पिज़्ज़ा डेटा है जो कि आपने एज अ ब्राउज़र मांगा था, ठीक है। वो डेटा कुछ भी हो सकता है। वो डेटा बेसिकली डॉट एस, अभी इस कॉन्टेक्स्ट में बताऊँ तो डॉट एस टी एम एल फाइल होती है जो आपने www.youtube.com एंटर किया। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको यूआई पे दिखाना है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि यूआई पे कुछ भी दिखाने के लिए आपको एक एच टी एम एल पेज होना चाहिए आपके पास, है ना। अच्छा, हमारे पास क्यों होना चाहिए एच टी एम एल पेज? हम कुछ और भी तो कर सकते थे। ऐसा क्यों हुआ कि हम एच टी एम एल पेज को ही यहाँ से मंगा रहे हैं? कुछ और भी दिखा सकते थे हम, कभी आपने सोचे इस बारे में? ठीक है, मैं इसको अभी थोड़ी देर में कवर करूँगा, मैं क्या बोलना चाह रहा था। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया आपका ब्राउज़र आप हैं, जो कि वेटर एच टी टी पी है। आपने बोला कि मेरा ये पिज़्ज़ा है और ये किचन है, ठीक है। इस किचन से वो वेटर पिज़्ज़ा लेके आएगा आपके पास, ठीक है। तो अब एच टी टी पी आपके लिए एक वेटर हो गया, ठीक है, जिसने आपका ऑर्डर लिया और उधर से आपको जो आपने ऑर्डर किया था वो आपको वापस दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल टर्म्स में हम इसको क्या बोलते हैं। टेक्निकल टर्म्स में आपने जो मांगा उसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड रिस्पॉन्स होता है वो जो कि उधर से आता है, ठीक है। तो अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूँ तो जब आप लिखते हैं www.youtube.com तो आप क्या कर रहे हैं? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको एक एच टी एम एल का पेज दिखे यूआई पे जो कि इसके रिस्पॉन्स में होगा, राइट।
अब रिस्पॉन्स क्या होगा, मतलब इस केस में क्या होगा, आप कोई कोई बोले, अगर मैं बोलूँ कि www.amazon.com अगर मैं किसी यूआरएल में डालूं, तो मुझे रिस्पॉन्स में क्या मिल सकता है? एनीवन? वेब जो कि मैं पेज। यूआई पे दिख, वेब पेज। और उसका एक्सटेंशन क्या होगा? .html। डॉट एच टी एम एल? क्या डॉट एच टी एम हो सकता है? Yes, नो sir. सर। Yes, sir. एग्जैक्टली, डॉट एच टी एम और डॉट एच टी एम एल दोनों ही वैलिड एक्सटेंशन है, ठीक है। तो आप अगर कभी भी किसी भी वेबसाइट पे यूआरएल में जाके उसका लंबा सा जो होता है ना, उसके पीछे जाके देखेंगे, तो डॉट एच टी एम या डॉट एच टी एम एल दोनों में से कोई भी आपको वहाँ पे दिख सकता है। आइदर ऑफ देम इज सेम। ओके, तो यहाँ पे कोई बता सकता है ये जो मुझे रिटर्न हुआ डॉट एच टी एम एल, ये क्या है? मतलब ये रिक्वेस्ट है या रिस्पॉन्स है? सर रिस्पॉन्स। ओके, अब आप में से कोई भी मुझे एक एग्जांपल बताइए अपने रिक्वेस्ट का और रिस्पॉन्स का। जैसे कि मैंने आपको Amazon.com बताया, लेकिन आप कोई बता सकते हैं, कुछ ही बताइए। लेट से आपको एक मूवी बुक करनी है, ठीक है, और आपके पास ब्राउजर ओपन है, आपके पास ऊपर आपको टैब दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए आपको क्या रिक्वेस्ट करेंगे और क्या रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करेंगे? एनीवन? सर कैन यू प्लीज। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोग को सही सही? हेलो? Yes, Akib, you're audible. हम्म। ओके, सो व्हाट आई वाज आस्किंग इज, स्टूडेंट से क्वेश्चन मैंने पूछा है कि उसका रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप लोग को बिल्कुल नहीं समझ में आया क्या रिक्वेस्ट होता है, क्या रिस्पॉन्स होता है? चलिए कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने बोला आपको एक मूवी टिकट बुक करनी है, ठीक है, और आपके पास इंटरनेट पे ऑब्वियसली आप मूवी बुक करने जाएंगे। तो Akib, we आप can't अगर ये see you. Can you switch on your camera? रुको बोलो, सो डाउन से इसमें स्क्रीन विजिबल, नो सर। माई स्क्रीन इज ऑल्सो नॉट विजिबल। Screen is visible. Yes, we can see you now. ओके, सो मैं पूछ रहा था कुछ कुछ एक क्वेश्चन किया मैंने आपसे, तो मैं उसका आप ही को रिस्पॉन्स बता देता हूँ। चलिए, तो बेसिकली क्या होता है कि आप जाएंगे अपने यूआरएल पे, आप वहाँ पे लिखेंगे www.bookmyshow.com, तो दिस विल बी योर रिक्वेस्ट। ओके, या आपने रिक्वेस्ट है जो कि अपने ब्राउज़र के थ्रू एक इंटरनेट पे करी, क्योंकि आपके पास, मैंने आपको जैसे बताया, आपके पास कोई सर्वर नहीं है जहाँ पे आप अपनी बुकिंग स्टोर कर पाएँ, है ना। तो आप उस वेबसाइट को एंटर करेंगे एंड देन आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उधर से एक HTML पेज रिटर्न होगा जो कि आपको यूआई पे दिखेगा, राइट। एंड देन उसमें आप कुछ भी अपने मनपसंद के स्लॉट्स बुक कर सकते हैं, और जो भी आपको फोटोज HTML पेज में होती हैं वो दिख सकती हैं, सब कुछ। तो वो रिस्पॉन्स जो है, वो रिस्पॉन्स HTML का वेब पेज है जो कि आपको दिखाई देगा, जो आप bookmyshow.com एंटर करके क्लिक एंटर करेंगे। देन उसके बाद ये आपकी रिक्वेस्ट होगी, देन ये आपको उधर से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई ना, ऐसे मतलब अगर कोई चाहे आपकी आईपी एड्रेस ट्रैक करने का कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से, रिलेट से मैं सर्वर हूँ, मैं HTML पेज मैनेज करता हूँ, मैं आपको रिटर्न करूँगा, उधर से आप रिक्वेस्ट करोगे। तो अगर इफ़ आई हैव टू नो योर आईपी एड्रेस, तो क्या मैं जान सकता हूँ? यस सर। यस सर। कैसे? कैसे? लेट से मैं एक कंपनी और बुक माई शो हूँ, ठीक है, bookmyshow.com मेरा एक कंपनी, एंड मेरे पास कुछ पेजेस हैं जो कि मैं रिटर्न करता हूँ जब भी कोई उसको रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। उसको रिक्वेस्ट कोई कैसे करेगा? bookmyshow.com क्लिक करेगा यूआरएल पे, उसको वो पेज आएगा। तो अभी मैं एज अ कंपनी bookmyshow.com, क्या मैं किसी यूजर की आईपी एड्रेस स्टार्ट कर सकता हूँ कि रिक्वेस्ट किस सिस्टम से आ रही है? यस सर। कैसे?
सर हम आईपी एड्रेस से राउटर को प्रोवाइडेड राउटर से हम डिजिटल फुटप्रिंट ट्रैक कर सकते हैं शायद। राइट, डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, तो ये डिजिटल फुटप्रिंट बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बहुत अच्छे मतलब इजी टर्म में बताना चाहूँगा एक बार। आपका सिस्टम है, हर एक सिस्टम के पास जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, सबके पास उसका आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, उस आईपी एड्रेस के थ्रू ये बताया जा सकता है कि कौन सी पर्टिकुलर मशीन से रिक्वेस्ट आई। ठीक, तो ये डिजिटल फुटप्रिंट है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रिक्वेस्ट करी जाती है, फॉर इंस्टेंस अगर हमने www.bookmyshow.com एंटर करा एक ब्राउजर के थ्रू, तो उसमें बहुत सारे हेडर्स जाते हैं। राइट, मैंने आपको बताया था ना ये बात। तो उस हेडर्स के थ्रू एक आईपी एड्रेस भी साथ में जाता है, जिससे ये ट्रैक किया जा सकता है कि ये रिक्वेस्ट कौन सी वेबसाइट, कौन सी लोकेशन से, किसके सिस्टम से आ रही है। ठीक है, अब आपने वीपीएन का नाम सुना है? कितने लोगों ने वीपीएन का नाम सुना है? सर यस। वीपीएन, और क्या करता है वीपीएन? सर वो फॉरेन कंट्रीज के फाइल्स को एक्सेस करने में काम आता है। और कभी आपने सोचा कि क्यों ऐसा होता है, और वीपीएन ऐड करने के बाद ऐसा क्या चेंज हो जाता है कि हम लेट्स से अब फॉरेन का एग्जांपल तो ठीक है, लेट्स से कि कोई वेबसाइट है, ठीक है, वो चाहती है कि उसके जितने भी दिल्ली के एरिया के लोग हैं या नोएडा के एरिया के लोग हैं उसकी वेबसाइट को एक्सेस ना कर पाएँ। ठीक है, यहाँ फॉर इंस्टेंस चाहिए तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा, छोटा सा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पे गए और आपने कुछ मेलिशियस चीज़ें करने का ट्राई किया, कि कुछ हैकिंग वगैरह का ट्राई किया, और वो ये चाहें कि आप कभी उनके वेबसाइट पे दोबारा एक्सेस ना कर पाएँ, आप डालें उनकी वेबसाइट यूआरएल पे और आपके पास कभी वो पेज रिस्पॉन्स ही ना करें। ऐसा कैसे करते हैं वो लोग? आईपी एड्रेस से करते हैं। क्या होता है कि आपने अपना आईपी एड्रेस अब उनके पास गया कैसे कि वो आपको ब्लॉक कर पाएँ? तो आपने जब पहली बार उनकी वेबसाइट को इंटर किया होगा, एक्सेस किया होगा, तो एज अ हेडर में टोकन्स में आपका आईपी एड्रेस उनकी वेबसाइट के पास गया होगा। देन उन्होंने आपके मतलब जो भी कुछ मॉनिटर किया होगा जो भी चीज़ें, और फिर उनको कुछ मैलिशियस मिला, तो अब वो आईपी एड्रेस ब्लॉक कर देंगे आपका, कि आप कभी उनकी वेबसाइट को विजिट ना करना दोबारा। ठीक है, तो अभी आपको लेकिन फिर भी उनकी वेबसाइट को विजिट करना है। इस केस में अगर आप कोई वीपीएन इंस्टॉल करेंगे और उसको आप रन करेंगे, तो करता क्या है, वो आपकी आईपी एड्रेस ही चेंज कर देता है। ठीक है, अब मुझे क्या कोई बता सकता है कि आईपी एड्रेस चेंज हो गया तो क्या मैं उस वेबसाइट को विजिट कर पाऊंगा जिस वेबसाइट ने मुझे ब्लॉक किया था? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो वो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि आईपी एड्रेस बहुत चीज़ें से मिलकर होता है। वो आपकी लोकेशन, प्रिसाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बता सकता है कि आप एग्जैक्टली कहाँ में। तो वो बेसिकली आपकी आईपी से ब्लॉक कर, मान लीजिए कि कोई फॉरेन की वेबसाइट है और उन्होंने ब्लॉक कर रखा है इंडिया का आपका सारा एक्सेस, तो इंडिया के आईपी एड्रेसेस का जो भी कुछ ट्रेसेस होता है वो ब्लॉक कर दिया उन्होंने। तो अभी आप उसको जब अपना वीपीएन यूज़ करोगे, किसी भी कंट्री का कुछ भी कर सकते हो, आपकी आईपी चेंज हो जाएगी, नहीं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो मैं आपको आई थिंक मैं बता पाया होगा कि एच टी टी पी एक्चुअली होता क्या है, और ये ट्रांसफ़र का प्रोटोकॉल होता है जो आपका ब्राउज़र भेजता है, और आप रिक्वेस्ट करते हो, कुछ आपको रिस्पॉन्स भी मिलता है, तो ये सारा कुछ मिला करके जो प्रोटोकॉल है ये एच टी टी पी होता है। तो, तो, तो अभी मुझे आप लोग कुछ क्वेश्चन बताइए, आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो, वरना फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। बताइए क्वेश्चन। सर आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? सो आईपी एड्रेस का बेसिकली, पहले आप ये बताइए कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं आपको ये अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आईपी एड्रेस होता क्या है एक्चुअली। आप अगर मैं आपसे पूछूं कि आईपी एड्रेस से आपके दिमाग में क्या है, तो आप क्या सोचोगे, बताओ? आईपी एड्रेस कैसे किसी कंट्री के पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट तक आ जाता है, ये आप बताएं। तो सर क्या जो कभी किसी ने नंबर देखा है, कभी किसी ने नंबर देखा आईपी एड्रेस एक्चुअली 192.168 कुछ कुछ नंबर्स Yes, का sir. सीक्वेंस? यस सर। तो वो कभी किसी, तो उसमें आपने देखा होगा कि डॉट से सेपरेट करके बहुत सारे चंक्स होते हैं, है ना? 192.168.0.1। तो वो जो सीक्वेंसिंग है
वो रैंडम नहीं है, वो हर कंट्री के लिए हर तरीके से वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वो कभी मान लीजिए कि किसी यूएस की का हुआ कि मुझे इंडिया का ट्रैफिक ब्लॉक करना है, तो वो एग्जैक्टली वो सीक्वेंस ब्लॉक कर देगा। सपोज अगर इंडिया का 192.168 है, तो वो 192.168 को ही ब्लॉक कर देगा, सारा का सारा ब्लॉक कर देगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ पाएंगे। यस सर। सर तो बेसिकली उसका यही होता है, फुल फॉर्म होता है जो इंटरनेट का जो प्रोवाइडर होता है, आईपी होता है उसका, बेसिकली प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं उसको। एक सेकंड दीजिएगा बस मुझे, ऑफिस की कॉल। हाँ सॉरी। सो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आपको में से किसी से भी कुछ डाउट? सर अगर जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि अगर फॉर एग्जांपल हैकर हमें हमारा आईपी एड्रेस ब्लॉक कर देता है, तो क्या हम दूसरे सर्वर से रीच कर सकते हैं सभी वेबसाइट को? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका, देखिए, जो आईपी एड्रेस होता है वो आपका राउटर के लेवल पे होता है, ठीक है। उस राउटर से जितनी भी रिक्वेस्ट जा रही होंगी, ठीक है, क्योंकि देखिए जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, ठीक है, जो आईपी एड्रेस एक्चुअली होता है वो आपको इंटरनेट में जो कल बहुत सारी मशीन हैं वो भी देता है। तो आप ये राउटर का एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगा जो कि वो ब्लॉक कर देगा। मान लीजिए आपको अपने ही सिस्टम में, अब अगर आपने किसी सर्वर किसी दूसरे राउटर से ट्राई किया, तो बहुत चांसेस हैं कि वो आपको वेबसाइट एक्सेसिबल हो। अब वेबसाइट दो लेवल पर ब्लॉक कर सकती है, एक तो मैक एड्रेस होता है और एक होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस वो एड्रेस होता है कि आपका, मान लीजिए आपने किसी भी राउटर से कनेक्ट किया, तो आपने अपने लैपटॉप से किया, अपने फ़ोन से किया, सबका सेम आईपी एड्रेस होगा। लेकिन क्योंकि आईपी एड्रेस उस राउटर का होता है, लेकिन अगर आपके पास हर एक सिस्टम में मैक एड्रेस भी होता है, तो अगर उन लोगों ने किसी भी वेबसाइट ने या कुछ भी आपका पर्टिकुलर मैक एड्रेस ब्लॉक कर दिया, तो आप अपनी सेम मशीन किसी भी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करके रिक्वेस्ट करेंगे तब भी आपको ब्लॉक मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ आईपी ब्लॉक किया हो सकता है, तो आप अगर किसी दूसरे सिस्टम से रिक्वेस्ट करेंगे या किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करके करेंगे, तो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप youtube.com इंटर करें ब्राउज़र पे, तो अभी ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। ये ब्राउज़र किसको रिक्वेस्ट करेगा, कौन बता सकता है? सर सर्वर को। सर्वर को, ठीक है। वो सर्वर से कहेगा, हे सर्वर कैन यू गिव मी द यूट्यूब होम पेज। और वो होम पेज किस फॉर्मेट में होगा, कौन बता सकता है? सर क्या एस टी एक्सटेंशन एम होगा एल। इसका? राइट, टीम। एसटीएम, ठीक है, राइट। तो अभी क्या होगा, वो एच टी टी पी ये मैसेज हमसे लिया उसने ब्राउज़र के थ्रू, ठीक है। और अब वो यूट्यूब के सर्वर पे जाएगा, ठीक है। और वो कहेगा कि यूट्यूब का होम पेज मुझे दो, ठीक है। सर्वर उधर से रिप्लाई करेगा, ठीक है श्योर, हेयर इज द पेज। अब वो एच टी टी पी उधर से वो पेज डॉट एच टी एम एल जो कि इंटरनेट से ढूंढ ढूंढ के लेके आए, वो राउट करेगा हमारे ब्राउज़र पे, ठीक है। और हमारे पास हम अपने यूआई पे उस youtube.com का होम पेज देख पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको, ये बहुत हाई लेवल है, मैं अभी आपको थोड़ा सा डीप जा करके बताऊंगा कि एक्चुअली इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि बहुत क्या हो सकता है कि कोई भी वेबसाइट है मैं उसे एक्सेस सीधे सीधे एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। अब क्योंकि अगर ऐसा कर देंगे और हमें ऐसा करना है कि कोई वेबसाइट हो, ठीक है, और हम हमें ये चाहिए कि वो ऐसे कोई भी ना एक्सेस कर पाए। मान लीजिए कि आपकी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और वहाँ पे आपने कोई अपने लेक्चर्स के डॉक्यूमेंटेशन स्टोर कर रखी हैं किसी वेबसाइट पे, लेट्स से documentation.com पे। तो मैं ये चाहूँगा कि सिर्फ मेरे इंस्टीट्यूशन में जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं, सिर्फ उनको ये एक्सेस हो, और जो बाहर के लोग हैं वो एक्सेस ना हो पाए। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि आप जब एंटर करते हैं, तो अब मान लीजिए कि अगर मुझे ऑथेंटिकेशन इसके बीच में लगाना है, लेट्स से youtube.com अगर ऑथेंटिकेटेड होता और मैं लिखता youtube.com और एक वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता, तो ये ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा। तो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो ऑथेंटिकेशन के बिना नहीं रन करती, लेट्स से फेसबुक, ठीक है।
आप अगर facebook.com ओपन करेंगे तो आपको बार बार अपने लॉगिन पेज पे ले जाएगा, बोलेगा प्लीज़ लॉगिन। तो जो कि मैंने आपको बताया था हेडर्स, ठीक है, हेडर बताया था मैंने कि एक एच जो है आपका youtube.com को आपने जब हिट किया तो बहुत सारे ऑटोमेटिक हेडर्स ले जा रहा होगा, जैसे कि आपकी आईपी, आपका मैक एड्रेस, आपका कैशे, कुकीज़, बहुत सारी चीज़ें ले जा रहा होगा, ठीक है। अगर हमको ऑथेंटिकेशन करना है तो उसी हेडर्स में हम अपना एक यूज़र नेम और पासवर्ड भी डाल देते हैं, ठीक है। और जब वो सर्वर पे जाता है वो सर्वर उसको वेरीफाई करता है कि क्या ये सही यूज़र है जो लॉगिन करना चाह रहा है, और अगर तो वो सही होता है तो उसको वो होम पेज रिटर्न कर देगा एज इट इज। अगर वो नहीं सही होता है तो वहीं पे लिख देगा यूज़र नेम पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। आप लोग अगर ज़रा सा भी लगे कि मैं ज़्यादा डीप जा रहा हूँ तो आप मुझे बता देना, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आए इन केस, ठीक है। वैसे हम लोग यहाँ पे कि किसी में मैंने आप लोग को शायद इंट्रोडक्शन लेना भूल गया, तो आप लोग कौन से क्लासेस में हैं, क्या है आपका बैकग्राउंड? From class हेलो। 9th to 12th. ओके, सो 9 to 12, ओके, सो आई कैन बेसिकली गो डीप। ओके, सो किसी को इसमें डाउट? मैं आज आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें समझाऊंगा। हम जैसे जैसे सेशंस आगे जाएंगे, क्योंकि मैं फाउंडेशन चाह रहा हूँ कि आपका इतना स्ट्रांग हो कि आपको जब मैं आगे के या मेरा कोई भी कलीग आगे की जो भी चीज़ें बताए तो आपको ये समझ में आए कि फाउंडेशन में जो चीज़ें थी उसी के ऊपर बिल्डअप है। फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको शायद लग रहा हो कि मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें आज बता रहा हूँ, बट ये बेसिक बहुत आपके एडवांस चीज़ें लर्न करने में मदद करेंगे। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया एचटीटीपी क्या करता है, रिक्वेस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है? यस सर। Yes, sir. ओके, सो कोई भी आप में से मुझे एक रिस्पॉन्स का एग्जांपल दीजिए और रिक्वेस्ट का एग्जांपल दीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। कोई रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का मुझे एग्जांपल दीजिए। Sir, when we type any URL address like www.gmail.com, so it is the request, and then the response will be the web page. Okay, right. And when we type the gmail.com along with this URL, what else is going in the browser in the request? Our IP Is there address, anything? And MAC address. okay, and let's say if the website is authenticated, we need to provide authentication username and password to enter the website. How can we do that? You understood my question? No, sir. So what I'm asking is, अगर कोई वेबसाइट ऑथेंटिकेटेड है, वो यूजर नेम एंड पासवर्ड लिए बिना आपको उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं करने देगा, तो अगर आपको ये डेटा भेजना होगा ना कहीं रिक्वेस्ट में, आपको भेजना पड़ेगा आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड, तो ये जो रिक्वेस्ट का जो हेडर है, हेडर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको थ्रू आउट द सेशन सुनने को मिलता रहेगा। हेडर क्या होता है? हेडर बेसिकली वो सारा डेटा होता है जो कि आपका यू आर एल, लेट्स से gmail.com है, ये आपका यूआरएल है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जा रही होंगी, ठीक है, उन सब चीज़ों को हम हेडर बोलते हैं, ठीक है। हेडर में ऑथेंटिकेशन हो सकता है, ऑथेंटिकेशन हेडर में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, ठीक है। ये चीज़ आप कहीं नोट कर लीजिएगा, हेडर्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वेब डेवलपमेंट के वर्ल्ड में। तो ये आप लोग थोड़ा सा गो थ्रू भी कर लीजिएगा, और फॉलो अप सेशंस में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इसको क्वेश्चंस भी शूट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक लेट्स मूव फॉरवर्ड, shall we? Yes, sir. ओके, सो ये एक फ्लो चार्ट है जो कि वही एक्सप्लेन कर रहा है जो मैंने आपको बताया। आप एक लिंक को क्लिक करते हैं, ब्राउज़र आपका रिक्वेस्ट सेंड करता है, एचटीटीपी कैरी करता है, सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर रिस्पॉन्स बनाता है, एचटीटीपी को यूज़ करके राउटिंग करके वापस हमारे ब्राउज़र पे आता है, एंड देन हम वहाँ पे पेज शो कर देते हैं, ठीक है। अब अगर आपको कोई पूछे कि कैसे एक रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्स का फ्लो होता है, तो क्या आप ये एक्सप्लेन कर पाएंगे? यस सर। तो करिए एक्सप्लेन।
बताइए क्या होता है, कैसे आप एक वेबसाइट का लिंक यूआरएल में डालते हैं, उसके बाद से रिस्पॉन्स करते हैं, क्या फॉर क्या स्टेप्स होते एग्जाम्पल हैं? अगर मैंने www.com whatsapp.com किया है एंड फिर ये जो रिक्वेस्ट आ रही है ये एच टी पी फॉर्म में जाएगा एंड मेरे को जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो वेब पेज पे मिलेगा। राइट, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। एस टी टी पी बेसिकली एक कैरियर है, एक पोस्टमैन है समझ लीजिए, जो अगर मैं कोई लेटर पोस्ट करता हूँ तो उस लेटर को मेरे घर से लेके जाएगा और मेरे घर तक पोस्ट करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन का चैनल समझ लीजिए आप, प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे भी मैंने यही बताया, एच टी टी पी इज लाइक अ मैसेंजर दैट कैरीज रिक्वेस्ट फ्रॉम योर ब्राउजर टू अ वेबसाइट एंड ब्रिंग वेबसाइट रिस्पॉन्स बैक टू यू। बहुत ही इजी टर्म में मैंने आपको बताया। ये इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली प्रोटोकॉल होता है ट्रांसफर। ऑब्वियसली कोई आपका ब्राउजर में आप लिंक डाल रहे हैं तो यहाँ से वो ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उधर से डेटा ट्रांसफर करेगा, आपकी वेबसाइट पे जो होगा, इसीलिए ट्रांसफर। ठीक है, टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट इसलिए कहते हैं उसको कि आपका कोई टेक्स्ट, आपका यूआरएल है, फॉर एग्जाम्पल आपने डाला gmail.com, ये एक टेक्स्ट है। ठीक है, इसको आपको टेक्स्ट को आप ट्रांसफर करोगे सर्वर पर, सर्वर जा करके उसका रिस्पॉन्स बनाएगा और फिर उसको वेब पेज के फॉर्म में आपको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, ओके मैम, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, ये एक एग्जांपल है जो कि मैं अभी आपको पिछले सेशन पिछले स्लाइड्स में दे दूँगा कि अगर आप amazon.com/products को अपने यूआरएल में हिट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता होगा? ठीक है, तो ब्राउज़र क्या करेगा, एक सर्वर पर ये रिक्वेस्ट शूट करेगा। ठीक है, ब्राउज़र नीड्स सर्वर लोकेशन एंड रिक्वेस्ट सोर्स। अब जैसे कि मैंने आपको बहुत देर पहले एक चीज़ बताई थी कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं ये सब कुछ एक आईपी एड्रेसेस, ये सब कुछ नंबर फॉर्मेट में चलते हैं, राइट? तो अगर आप, सॉरी, एनी क्वेश्चंस? No, you can continue. ओके, so basically what I was saying is if you write www.amazon.com/products अपने यूआरएल में, तो बेसिकली क्या होता है, ये सब वर्ड्स हैं। ठीक है, ये और कंप्यूटर साइंस की दुनिया में कहीं भी वर्ड्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हर एक चीज़ जा करके न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है सिस्टम के अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो अभी जब आप ये amazon.com अपने यूआरएल में डालते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि ह्यूमन समझ पाए। ह्यूमन नहीं याद कर पाएगा 192.168.0.1। अगर मैं आपसे कहूँ, किसी से भी मैं पूछूँ, अगर आपको कोई अमेजोन शॉपिंग वेबसाइट है, उसमें यूआरएल में जा करके amazon.com लिखना इजी है या 192.168.0.1 लिखना इजी है? क्या इजी है? वर्ड्स वाला लिखना। वर्ड्स वाला, क्योंकि वर्ड्स ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग में बहुत जल्दी आ जाते हैं। नंबर्स याद नहीं करेगा कोई, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कौन याद करेगा इतने सारे नंबर्स? ठीक है, लेकिन ये जितने भी वेबसाइट्स हैं ये कहीं ना कहीं जाकर के न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, फिर जाकर के वो सर्वर खुल जाता है। ठीक है, तो मैंने सेकंड लाइन में आपको यहाँ दिखेगा, ब्राउजर नीड सर्वर लोकेशन एंड रिक्वेस्टेड रिसोर्स। तो ब्राउज़र को ये पता होना चाहिए कि ये amazon.com यूज़र ने जो डाला है, लेकिन ब्राउज़र को कैसे पता होगा? हम तो एज अ यूज़र बोल रहे हैं, हम तो एज अ ह्यूमन बोल दिया amazon.com में जाना है, लेकिन ब्राउज़र को तो कोई समझ नहीं आएगा, वो तो कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है। तो वो ये देखेगा, एक चीज़ होती है डीएनएस रेजोल्यूशन। कभी किसी ने सुना है डीएनएस रेजोल्यूशन क्या होता है? हम्म, कभी किसी ने सुना है? हम्म, कभी किसी ने वो डीएनएस सुना है खाली? अच्छा, कभी किसी ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी है कि पुराने ज़माने में जैसे होता था? या चलिए टेलीफोन डायरेक्टरी में आपको नए टर्म्स में बता दूँ, अगर आप किसी होटल में जाते हैं तो उनके उस फ़ोन के पास एक डायरी होती है जिसमें उनका होता है कि ये नंबर है,
इसको आप नंबर को डायल करेंगे तो ये रिसेप्शन पे लगेगा, आप इस नंबर को डायल करेंगे तो ये हाउसकीपिंग को लगेगा। ऐसा कभी किसी ने देखा है? हम्म, Yes. बताइए, देखा है किसी ने? Yes, sir. ठीक है, तो आप डीएनएस को ये सोच सकते हैं, डीएनएस की फुल फॉर्म बेसिकली होती है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो आप उन नंबर्स को अगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, वो आईपी एड्रेसेस हैं उन वेबसाइट के। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इंटरनेट पे जो भी चीज़ है सबका अपना एक आईपी एड्रेस होता ही होता है। ठीक है, तो अगर कोई वेबसाइट को आप विजिट कर रहे हैं तो उस वेबसाइट का भी एक अपना आईपी एड्रेस होता है जो कि आप डालेंगे तब आप जा करके उस रिसोर्स तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे डोमेन नेम सिस्टम, तो डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम होता है आपकी वेबसाइट का नाम। अगर आप डालें amazon.com तो ये डोमेन नेम है। ठीक है, ये डोमेन नेम है। अभी लेकिन इसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक आईपी एड्रेस होगा जो कि वो सर्वर पे जहाँ पे आपका ये वेब पेज पड़ा हुआ है उसका एड्रेस होगा। वो एड्रेस किस फॉर्मेट में होगा, न्यूमेरिक होगा या वर्ड्स में होगा? कौन बता सकता है? तो ये बता सकता है इस चीज़ को? चलिए ठीक है, तो वो आईपी एड्रेसेस जो हैं वो न्यूमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं कहीं ना कहीं, और डोमेन नेम जो है तो इसको क्या होगा कि amazon.com अगर मैं डालूंगा तो ये रिजॉल्व होगा किसी ना किसी नाम में। ठीक है, किसी ना किसी न्यूमेरिक आईपी एड्रेस में। तो ये डिटेल कहाँ होगी? ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि अगर मैं amazon.com डाल रहा हूँ यूआरएल में तो मैं ये डालना चाह रहा हूँ 192.168.0.1, मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए क्या होता है कि ब्राउज़र जो हमारा होता है वो बहुत सारा कैश कैश मेमोरी जानता है कोई हमारे यहाँ पे कैश क्या होता है? कैशे कैश जानता है कोई क्या होता है? कभी आपने देखा है फ़ोन में जब बोलते हैं हैंग कर रहा है, लैग कर रहा है, या कभी कोई वेबसाइट चल रही हो अच्छे से ना चल रही हो तो हम बोलते हैं इसका कैशे क्लियर कर दो। कोई गेमर है यहाँ पे, गेमर भी बोलते हैं कि इसका कैशे क्लियर कर दो, फ़ोन में एप्लीकेशन के उसमें इसका कैशे क्लियर कर दो, सही चलने लग जाएगा। क्यों बोलते हैं? कैशे क्या होता है? सर वो स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती है। हम्म, हाँ, तो कॉपी बेसिकली वो डाटा फाइल। हम्म, बोलिए बोलिए। इट इज लाइक कॉपी डाटा जो काफी कम टाइम के लिए अवेलेबल होता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये बेसिकली जो एसेंस होता है वो यही होता है। कैशे एक एक्चुअली ऐसी मेमोरी होती है जो कि आपके लोकल सिस्टम पे चलती है और वो बहुत शॉर्टली लिव्ड होती है। वो रैम पे चलती है बेसिकली और वो रीसेट हो जाती है बहुत जल्दी। तो वो कैशे इसलिए होता है क्योंकि आप उस पे स्टोर करने के लिए होता है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पर यूज़ करने के लिए कि जब वो फुल हो जाए मेमोरी तो मैं पूरा कैश खाली कर दूंगा और फिर से मैं उसको भरने लग जाऊंगा। फिर भरेगा फिर खाली कर दूंगा, टेम्परेरी होती है। सॉरी। तो बेसिकली कैसे चेक करेंगे हम कि amazon.com डाला है तो वो आईपी एड्रेस को रिजॉल्व कर रहा है? तो सबसे पहला स्टेप होता है हम अपने ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र खुद के कैशे को चेक करता है मेमोरी को, कि ऐसा तो नहीं है कि कभी किसी इस यूज़र ने amazon.com डाला हो और मैंने उसका रिजॉल्व करके लाया हूँ आईपी एड्रेस। तो अगर उसके पास ब्राउज़र में आईपी एड्रेस अवेलेबल होता है तो वो आईपी एड्रेस सीधे सीधे यूज़ करके उस वेबसाइट तक पहुँच जाता है। ठीक है, कोई मुझे ये बता सकता है कि आईपी एड्रेस को यूज़ करके तो वो पहुँच जाएगा वहाँ पे, लेकिन हम अगर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता हो तो वो क्यों नहीं पहुँच पाएगा? सिर्फ डोमेन नेम से क्यों नहीं पहुँच पाएगा? हमें क्यों रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी आखिर? वो इसलिए पड़ी क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो न्यूमेरिक फॉर्म में चलता है, कहीं भी कोई भी नंबर स्टोर नहीं होता है। ठीक है, तो वो आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करना पड़ता है और फिर वो वेबसाइट का जो आईपी है वो आता है उस आईपी को ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर होता है, ब्राउज़र कन्वर्ट करता है एंड देन वो कैशे में होता है। तो ठीक है, वो उससे वेबसाइट विजिट कर लेता है और मान लीजिए कि नहीं है हमारे पास अवेलेबल ब्राउज़र में, कभी हमने कोई ऐसी वेबसाइट है जो आज तक अपने सिस्टम पे विजिट ही नहीं करी, तो ऑब्वियस सी बात है वो कैशे में नहीं होगी। तो क्या होता है, जो आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उनके पास भी ये एक टेलीफोन डायरेक्टरी जैसी एक लिस्ट होती है
तो जब आपने डाला वहाँ पे amazon.com, वो आपका उस टेलीफोन डायरेक्टरी में देखेगा कि amazon.com के अगेंस्ट कौन सा आईपी एड्रेस है। ठीक, वो आईपी एड्रेस ढूंढ के लाएगा, फिर ब्राउजर के थ्रू वो रिक्वेस्ट उस आईपी पे भेजेगा। ठीक है, अब यहाँ तक का काम खत्म हो गया। ठीक है, amazon.com जो डोमेन नेम था, यहाँ तक उसका काम खत्म हो गया। आईपी एड्रेस मिल गया, आप सारा काम आईपी एड्रेस करोगे। ठीक, आपने सुना होगा कि जब भी कोई वेबसाइट बनाता है उनसे लोग बोलते हैं कि तुम्हारा डोमेन खरीदा तुमने कि नहीं, डोमेन नेम खरीदा, रजिस्टर कराया कि नहीं। कभी आपने सुना है बात कि डोमेन नेम godaddy.com है जैसे? सुना है किसी ने godaddy.com? The domain means like this image में it is like extension or something else. मैं बताता हूँ। डोमेन नेम बेसिकली ये सारे नेम्स होते हैं जो कि हमने बात करी, youtube.com, amazon.com, gmail.com, ये यूनिक नेम्स होते हैं जो कि रजिस्टर कराने पड़ते हैं। मान लीजिए आपने कल को अपना कोई फ्लावर का बिजनेस स्टार्ट किया और आपने उसका नाम रखा जो भी है flowers.com, तो वो आप रजिस्टर कराओगे डोमेन नेम। ठीक है, तो जैसे ही आप रजिस्टर कराओगे उस डोमेन नेम को, उसके अगेंस्ट एक आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगी। ठीक, उस आईपी एड्रेस, अब ये जो आईपी एड्रेस और डोमेन का कॉम्बिनेशन है, ये जाकर के आईएसपी पे जो डीएनएस टेलीफोन डायरेक्टरी टाइप का रिकॉर्ड है वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ताकि अगर मैं एज अ यूज़र flower.com पे जाना चाहूँ तो मैं flower.com लिखूँ और वो डीएनएस रिजॉल्व होगा उस आईपी एड्रेस में जो आईपी एड्रेस आपको गो डैडी ने दिया था। ठीक है, या कोई भी जहाँ से भी आपने डोमेन खरीदा हो, फिर उसके थ्रू आप विजिट करोगे और आपकी वेबसाइट चलने लग जाएगी। ठीक है, समझ में आया ये चीज़ें सबको? यस सर। ठीक है, तो ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है जो कि दो तरीके की मेजरली होती हैं। मैं अभी आपको मेजर बताता हूँ। गेट और पोस्ट की रिक्वेस्ट होती है जब आपको कुछ मंगवाना हो कहीं से। मान लीजिए आपने डाला youtube.com, ये आप गेट कर रहे हैं। क्या गेट कर रहे हैं हम? वो वेब पेज गेट कर रहे हैं जो कि youtube.com का जो होम पेज है वो गेट कर रहे हैं। तो ये गेट का है। ठीक है, तो एचटीटीपी दो तरीके से चलता है, या तो आप कोई चीज़ मांग रहे होगे या तो आप कोई चीज़ पोस्ट कर रहे होगे। ठीक है, पहली रिक्वेस्ट आपने डाली लेट्स से facebook.com, ये गेट हुआ। ठीक है, अभी उसके अंदर नीचे दो बॉक्सेस आपको दिखेंगे, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड, राइट, और उसके नीचे एक बटन होगा लॉगिन। तो वो जो पहली वाली रिक्वेस्ट थी facebook.com, वो तो गेट की रिक्वेस्ट थी। ठीक है, पोस्ट की रिक्वेस्ट तब होगी कि जब आप उसमें फिल करेंगे डेटा, अपना यूजर नेम XYZ, ठीक है, और पासवर्ड में XYZ जो भी कुछ आपने एंटर करा। अब इसको जब आप बॉक्सेस में लिखेंगे और क्लिक करेंगे लॉगिन पे, तो कोई चीज़ HTTP के थ्रू कहीं ना कहीं सर्वर पर जा रही होगी ना, है ना? यस तो जो चीज़ जा रही है वो पोस्ट होता है, वो पोस्ट रिक्वेस्ट है कि मैंने कोई चीज़ अपनी तरफ से सर्वर को भेजी तो वो पोस्ट हो गया। कोई चीज़ मैंने सर्वर से खुद के पास मंगाई तो वो गेट हो गया। ठीक है, आसान है, इजी है। यस सर। Yes, sir. ओके, तो मैं आपको बता पाया कि गेट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ लोड बैलेंसर्स बेसिकली क्या होता है। मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, सही है। मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम, ठीक है, और उस जहाँ पे आपका एग्ज़ाम है उस स्कूल में 10 क्लासेस हैं, 10 क्लासरूम हैं जहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स होने हैं। ठीक है, लेट से एक ही, पहले मैं बताता हूँ, एक ही रूम है। ठीक है, और आप 1000 लोग हैं, तो क्या वो 1000 लोग एक बार, और उस रूम की कैपेसिटी 100 लोग की है, और क्या ऐसा हो सकता है कि आपके हज़ारों के हज़ार आप उस रूम में जा कर के एग्ज़ाम दे पाएँ एक टाइम में? नहीं हो सकता ना ऐसा। तो ऐसा क्या होगा कि 10 क्लासेस क्लासरूम में डिवाइड करा जाएगा कि 10 क्लासरूम हैं, एक रूम में 100 बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो 10 रूम में 1000 बच्चे आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो सबका होगा, आप जाते हो, आप वहाँ पे कोई रिसेप्शन होगा या कोई लिस्ट होगी जहाँ पे लिखा होगा
कि आपके रोल नंबर के अगेंस्ट आपको कौन सी क्लासरूम में जाके के बैठना है। सही है। तो ये हो गया लोड बैलेंसर। लोड क्या हो गया, वो 1000 बच्चे, ठीक है। बैलेंसर का मतलब बैलेंस करना, इन लोगों को कौन से क्लासरूम में डिवाइड करना है, ये बैलेंसर हो गया। तो लोड बैलेंसर, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अब ये आपको मैंने एनालॉजी दी रियल लाइफ एग्जांपल से। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी कोई, मैंने एग्जांपल दिया था, फ्लावर का बिजनेस है, फ्लावर की वेबसाइट है, ठीक है, और flower.com आपकी वेबसाइट है। तो मान लीजिए कि अ, अगर 10,000 लोगों ने एक साथ ब्राउज़र पर आकर के flower.com ओपन करने का ट्राई किया, ठीक है, सर्वर सिर्फ एक है, रिक्वेस्ट सारी उस एक सर्वर पर जाए जा रही है, तो क्या लगता है कि वो ओवरवेल्म नहीं होगा? क्या उस पर लोड नहीं पड़ेगा? सर सर्वर क्रैश हो जाएगा। सर्वर क्रैश हो जाएगा। अगर 10,000 हैं कहीं, अगर वो मान लीजिए कि अमेजोन है, ठीक है। अब अमेजोन साइमल्टेनियसली दुनिया भर में कितने सारे कंट्रीज हैं जिसका लोड झेलता है, ठीक है। एक कंट्री के अंदर कितने सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। ऐसे मतलब बहुत सारे करोड़ों लोग हैं डेली, अगर वेबसाइट क्रैश ना करे, इसके लिए लोड बैलेंसर होता है। लोड बैलेंसर आप समझ सकते हैं कि जो एक सर्वर की हमने बात करी, ठीक है, एक सर्वर आपको रिटर्न कर रहा है amazon.com का होम पेज, तो ऐसे मल्टीपल सर्वर्स हम बना सकते हैं कि मान लीजिए कि हमें पता है कि हमारे 10,000 लोग हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो हमने सर्वर्स बढ़ा दिए। सर्वर्स फिजिकल मशीन्स होती हैं जहाँ पे हमारा वो होम पेज डॉट एच टी एम एल स्टोर होता है, जो कि हमारा ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है और उधर से वो होम पेज डॉट एच टी एम एल फाइल आती है और हमारे यूआई पे लोड होती है, ठीक है। तो अब अगर 10,000 सिस्टम करेंगे तो क्रैश हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया कि 10,000, लेट से हमने 10 सर्वर्स बना लिए, उस सारे सर्वर्स पर होम पेज डॉट एच टी एम एल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी वो लोड बैलेंस हो गया। आप देखें कि अब सिर्फ अगर एक रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ एक वेबसाइट, एक सर्वर पर नहीं जाएगा उस वेबसाइट का होम पेज लाने के लिए। अब 10 है हमारे पास, तो बैलेंसर बीच में बैठ जाता है। ये 10 सर्वर्स हैं, बैलेंसर बीच में बैठ गया। अब जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं वो सारी लोड बैलेंसर्स के पास जाएंगी, और ये लोड बैलेंसर का काम होगा कि कौन से सर्वर को कौन से रिक्वेस्ट को कौन से सर्वर पर राउट करना है। जो सर्वर की बैंडविड्थ होगी उस पे वो सारा भेज देगा, और जो मतलब सारा नहीं, ऑब्वियसली थोड़ा 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 करके सब पे बैलेंस कर देगा, ठीक है। कोई डाउट लोड बैलेंसर्स पे? नो सर अगर हमें फॉर एग्जांपल अमेजोन के लिए आईपी एड्रेस देखना है तो हम्म, हर सर्वर के हिसाब से तो उन सबका आईपी एड्रेस अलग होगा। तो इस हिसाब हम्म। से हम उनको फाइंड आउट करना है तो सारे आईपी एड्रेस दिखाएगा या फिर सिर्फ जो वेब पेज है सिर्फ उसी का दिखाएगा। देखो, जो सर्वर्स होते हैं, ठीक है, हर एक वेबसाइट जो लोड बैलेंसर होता है, लोड बैलेंसर आपका डीएनएस अगर आपने बोला है कि amazon.com है, उसके अगेंस्ट कोई आईपी एड्रेस होगी, ठीक है, ठीक है। अब आईपी एड्रेस के बाद एक चीज़ और होती है, पोर्ट, ठीक है। तो अलग अलग जो सर्वर्स होते हैं, मान लीजिए हमने 10 सर्वर्स बनाए, तो उन 10 सर्वर्स पे 10 के पोर्ट अलग अलग होंगे। आईपी एड्रेस सेम होगा लेकिन पोर्ट अलग अलग होंगे। मान लीजिए कि मैंने बोला कि amazon.com है, उसका आईपी एड्रेस रिजॉल्व होता है 192.168.0.1, ठीक है। अब इसके आगे कोलन लगा करके एक पोर्ट होता है 8080, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहले सर्वर का पोर्ट और आईपी। सेकेंड सर्वर का क्या होगा कि सेम 192.168.0.1 ऐसे ही 10 तक होता जाएगा, 8082, 8083, 8084, ठीक है। तो अब आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, तो लोड बैलेंसर को पता है कि ये सर्वर मेरा 10 पोर्ट्स पे चल रहा है। अब वो ये देखेगा किस पोर्ट पर कितनी बैंडविड्थ अवेलेबल है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से उस रिक्वेस्ट को उस पोर्ट पे भेजेगा। आई थिंक आप यही पूछ रहे थे, यस सर। तो क्लैरिफाई हो गया डाउट? लोकेशन पता चल सकती है। इस आईपी से? यस सर। हाँ, पता तो, मतलब जब तक मेरे पास आपका आईपी एड्रेस है तब तक मैं आपकी लोकेशन भी ट्रैक कर सकता हूँ। इसीलिए बोला जाता है कि कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपना डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं जोड़ना चाहते, राइट। तो आप क्या करते हो, अपना आई वीपीएन यूज़ करके आईपी एड्रेस छुपा लेते हो, ठीक है। तो कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने वो वेबसाइट विजिट करी है, क्योंकि जब वो देखेगा तो कोई
अफ्रीका में या कहीं का भी आपका वो वीपीएन है, वहाँ का एड्रेस दिखाएगा कि ये वहाँ से वेबसाइट विजिट कर रही है। सर थैंक यू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे तो देखने का लग रहा है वेब सर्वर, मैंने आपको बताया कि सर्वर बेसिकली सर्व करते हैं वो फाइल्स जो कि आप मांगते हैं अपने ब्राउजर्स के थ्रू किसी भी वेबसाइट को क्लिक करके कि youtube.com, तो कोई एक कहीं youtube.com का होम पेज अवेलेबल होगा किसी न किसी सर्वर पर, और सर्वर से वो फाइल आएगी और हमारे यूआई पे विजिबल होगा। ठीक है, अगर हमको सर्वर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कोई बता सकता है? और सर्वर एक्चुअली होता क्या है, कहाँ पे मतलब अगर मुझे कोई फाइल से रखनी, कहाँ रखूंगा मैं? सर बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है जो किसी भी कंपनी के डेटाबेस को स्टोर करता है। जी बिल्कुल सही बात है, बड़ा भी होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो आप अपने ही लैपटॉप को एक सर्वर बना सकते हैं, कोई डेटा वहाँ रख सकते हैं, और किसी भी वेबसाइट से बाहर आप जब उसको कॉल करें तो आपका यहाँ से उठ करके डेटा चला जाएगा। सर्वर कुछ भी हो सकता है, सर्वर एक छोटे से छोटा कंप्यूटर हो सकता है जिसमें कोई डेटा सेव्ड है और वो इंटरनेट पे कनेक्टेड है। सबसे बड़ी बात, वो सर्वर आपका इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए बस। अब इंटरनेट से कनेक्टेड है तो राउटर्स के थ्रू, एचटीटीपी के थ्रू हम वो फाइल एक्सेस कर सकते हैं जो आपके सर्वर पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये जो एप्लीकेशन सर्वर है इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली आप लोगों ने कभी फ्रंट एंड और बैक एंड का अलग अलग नाम सुना है? क्या होता है फ्रंट एंड और क्या होता है बैक एंड? यस सर। तो जो एप्लीकेशन सर्वर होता है वो बैक एंड होता है। मैं आपको आगे कुछ सेशन में बताऊंगा उसको भी क्या होता है। डेटाबेस क्वेरी, तो एसक्यूएल के बारे में हमें कितनी नॉलेज है? स्ट्रक्चर्ड सर क्वेरी वो लैंग्वेज। डेटाबेस बनाने में काम आते हैं। डेटाबेस बनाने में और डेटाबेस में जितने तरीके के ऑपरेशंस करते हैं वो हम एसक्यूएल को यूज़ करके करते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल बेसिकली क्या होता है, डेटाबेस की में यूज़ होता है क्वेरीज के लिए। मान लीजिए आपका एक टेबल है, आप लोगों ने एक्सेल देखा होगा, वहाँ पे आपका अगर कोई एक्सेल है जहाँ पे आपका नाम, आपका क्लास नंबर और आपका फ़ोन नंबर, आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेव्ड है, तो अगर मुझे ढूंढना होती है तो मैं क्वेरी होती है, मैं लिखूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, और मैं बोलूँगा ठीक है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, और मैं आपकी आईडी दूंगा, स्टूडेंट की आईडी, आईडी इक्वल टू 1 2 3, तो वो इस स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड ला करके हमें दे देगा जो भी उस टेबल में प्रेजेंट है। ठीक है, उस टेबल में जितना भी रिकॉर्ड प्रेजेंट होगा वो ला करके दे देगा, यूआई पे आप उसको दिखा सकते हो फिर, या कहीं पे भी आपको दिखाना है। तो ये होती हैं बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज। ठीक है, रिट्रीव करता है किसी भी टेबल से डेटा लेके आना। ठीक है, इसके बारे में आगे के लेक्चर्स में मैं या मेरे कलीग जो भी आपको करेंगे वो समझाएंगे चीज़ों को कि बेसिकली होता क्या है। आज मैं आपको बहुत ही हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ चीज़ों की कि कैसे चीज़ें काम करती हैं और क्या होता है। रिस्पॉन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी कोई भी वेबसाइट होती है आप उसमें जब कोई भी यूआरएल पे जाकर के डालते हो तो वो एक रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, सर्वर पे जाती है, वो उसका वो वहाँ से जो भी कोई चीज़ आती है वेब पेज आधा हो सकता है या जेसन में, बेसिकली जेसन आगे के सेक्शन में बताऊँ क्या होगा, एचटीएमएल का वेब पेज आ सकता है। तो ये रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स जो क्रिएट होता है, मैंने आपको बताया कि सर्वर पे मान लीजिए कोई एचटीएमएल फाइल है पड़ी हुई है, तो वो रिस्पॉन्स बन जाता है जैसे हम वो किसी एचटीटीपी के थ्रू आपके सिस्टम पे यूआई पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स होता है। क्रिएट रिस्पॉन्स बेसिकली एचटीटीपी रिस्पॉन्स होता है। मैंने आपको बताया था कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट में बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, आपका आईपी एड्रेस जाता है, आपका मैक एड्रेस जाता है, ऑथेंटिकेशंस हैं, अगर यूजर नेम पासवर्ड, सारा चीज़ें जाता है एचटीटीपी में। अब अगर जाता है कुछ तो आता भी होगा उधर से। तो ये एचटीटीपी रिस्पॉन्स है, इसमें क्या होता है कि वो ये बताता है स्टेटस कोड कि मैं सक्सेसफुली क्या डेटा ला पाया। हो सकता है कि मैंने एज अ यूट्यूब.com अपने सिस्टम पे ब्राउज करने की कोशिश करी, लेकिन यूट्यूब.com किसी वजह से डाउन है। ठीक है, तो उधर से वो ये बोलेगा स्टेटस कोड, कोड बहुत सारे स्टेटस कोड होते हैं, 400 होता है, 404 होता है, 401 होता है। तो मान लीजिए मैं आपको दो का एग्जाम्पल देता हूँ, 404 और 401 का। 404 क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट को
किसी वेबसाइट में विजिट करने का ट्राई किया, ठीक है, लेकिन वो वेबसाइट एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो 404 नॉट फाउंड एरर होता है कि मान लीजिए आपने youtube.com सर्च कर रहे थे, आपने यूट्यूब में ई और बढ़ा दिया, अब वो कहेगा 404 नॉट फाउंड, एचटीटीपी रिस्पॉन्स करेगा, मिले मुझे नहीं मिले, ठीक है। लेकिन अगर आप youtube.com डालेंगे ना, तो उधर से आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसमें स्टेटस कोड में पूरा प्रॉपर 200 सक्सेस मिलेगा कि हाँ मैं अपना आपका रिस्पॉन्स लेके आ पाया, ठीक है। जैसे कि रिक्वेस्ट में हेडर्स आते हैं, रिस्पॉन्स में भी हेडर्स आते हैं, बहुत सारे होते हैं, और रिस्पॉन्स की जो बॉडी होती है उसके अंदर वो HTML होता है, पेज एक्चुअली जो बॉडी होती है जो आपको यूआई पे रेंडर कराना होता है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट आई थिंक नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ब्राउज़र रेंडरिंग, जो भी मैंने आपको बताया कि जो कि आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स में आता है HTML, उसको जब हम ब्राउज़र पर रन कराते हैं, जैसा कि आप लोगों ने अपने HTML पेजेस को भी रन कराया होगा कई बार ब्राउज़र पे, तो ये बेसिकली वही है कि उधर से आपने रिस्पॉन्स आया और आपने उस ब्राउज़र पे उस HTML को रन कर दिया, ठीक है। फाइनल पेज, ये बेसिकली HTML के साथ साथ आप जावास्क्रिप्ट भी रेंडर करा सकते हैं फाइनल पेज। आप जैसे कि आपको किसी प्लेन HTML पेज पर आपको कोई भी किसी वेबसाइट को विजिट करना हो, कोई डेटा पोस्ट करना हो, ठीक है, कोई डेटा वेबसाइट को देना हो कि मैं यूज़र नेम और पासवर्ड का फॉर्म है मान लीजिए, उसको आपको डेटा फिल करके एंटर दबाना हो, क्लिक कराना हो, तो वो आप HTML में प्लेन में नहीं कर सकते, कोई डेटा नहीं भेज सकते आप, उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो मैं आपके आगे सेशन में बताऊंगा कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट में कैसे चीज़ें आगे होती हैं और कैसे वो डेटा आगे फॉलो थ्रू करता है। अभी आप ये समझिए कि HTML और वेबसाइट मिल करके एक वेब पेज बनाते हैं, जिसके अंदर जो भी कोई फंक्शनैलिटी होती है, डेटा भेजना, डेटा लाना, बस जावास्क्रिप्ट हैंडल करता है। HTML बेसिकली एक स्केलेटन पेज बना देता है जिसमें आपके टैग्स होते हैं और पैराग्राफ्स होता है, कलरिंग्स होती हैं, फॉन्ट्स को अलग अलग करना होता है, वो सारा कुछ HTML करता है। तो ये समरी है सेशन की। DNS तो बताएगा DNS की फुल फॉर्म क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम। राइट, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम होता है TCP, बेसिकली जो आपका HTTP रिक्वेस्ट बनाता है उससे पहले होता है। और लोड बैलेंसर मैंने आपको बताया, ऐप सर्वर्स आपको बताया मैंने कि सर्वर्स होते हैं जो कि वेब पेजेस होल्ड करते हैं, ठीक है। और डेटाबेस होता है जो कि वो सारा डेटा रखता है जो आपको कहीं चाहिए हो सकता है, वो रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में बनाया जाता है और फिर फाइनली ब्राउजर पे वापस किया जाता है। DNS शुरू हुआ, आपने अपने सिस्टम में वेबसाइट का नाम डाला, उसके आगे इसको IP एड्रेस जो भी थी वो आई, देन वो फाइनली सारा कुछ प्रोसेस होते हुए रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में वापस आ गया ब्राउजर पे, ठीक है। आप ब्राउजर में आपको youtube.com खुल गया। तो ये DNS से लेकर के ब्राउजर रेंडरिंग तक पूरा इस तरीके से हो गया, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच। नाउ विल टेक क्वेश्चंस फॉर फ्यू मिनट्स। आपके जो भी डाउट्स हों, जो भी क्वेश्चन हों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक मेरे पास जो क्वेश्चंस मेरे पास, तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, कोई एग्जांपल? www.netflix.com। एग्जैक्टली। तो ये कुछ वेबसाइट्स जो तुमने आपको बताया, DM इनका भी डोमेन सिस्टम्स होता होगा, ठीक है। और वेब ऐप और वेबसाइट में क्या डिफरेंस, आप लोगों ने ऐप और वेबसाइट्स का नाम सुना है? डिफरेंस क्या होता है बताइए। जो वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जो वेबसाइट्स होती हैं वो किसी ब्राउज़र में चलती हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं चल, एप्लीकेशन होती हैं, वो एप्लीकेशन हम बनाते हैं, उनके अंदर वो सारा प्रोसेस रन होते हैं। हम्म। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि क्या आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है अगर आपके सिस्टम में कोई HTML फाइल पड़ी हुई है उसको ओपन करने के लिए? नो सर। No, sir. right। और जब आप कोई भी URL डाल करके अपने URL बॉक्स में एंटर करते हैं तो क्या क्या होता है, तो बता सकते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सर HTTP आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजता है। हम्म,
उससे पहले भी एक चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि डोमेन नेम सिस्टम मैंने आपको बताया था, टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह youtube.com आप अगर एंटर करते हो तो उसके अगेंस्ट आईपी एड्रेस जो होती है वो ढूंढी जाती है। पहले ब्राउजर खुद के कैशे में ढूंढता है, और अगर नहीं मिलती है तो आईपी एड्रेस, और सॉरी आईएसपी के जाके डीएनएस की टेलीफोन डायरेक्टरी के टाइप की वहाँ पे डेटा होता है, तो देखता है कि कौन सा आईपी प्रूफ मुझे रिक्वेस्ट करना है। ठीक है। Yes, sir. स्टेटस कोड मैंने आपको बताया था 404 और 200 में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ 404 दिखाता है जब कोई एरर होता है। जब बेसिकली हमने कोई पेज को एंटर करा, ढूंढने की कोशिश करी और वो है ही नहीं वेबसाइट पे, है ही नहीं कहीं वेब पे। ठीक है। और 200 जब सक्सेस हो जाता है चीज़ें, जब पेज आपका सक्सेसफुली लोड हो गया आपके यूआई पे। तो ओके देन आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जो आपके मॉडरेटर हैं वो हैं क्या उसमें हाई कॉमर्स से? तो आप लोग को कैसा लगा सेशन? कोई फीडबैक आप लोग का? 10 और कितना रेट करना चाहेंगे आपकी लर्निंग को, इस सेशन को, आउट ऑफ 10? Rehan says 10 out of 10. 10 आउट ऑफ 10। Hardika says 9. Uh, Rasesh says 8 out of 10. एक्चुअली ये सेशन मेरे लिए थोड़ा सा इम्प्रॉम्प्टू हो गया था क्योंकि थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम था, तो बट स्टिल मैं जो प्रिपेयर कर पाया आपको आई थिंक मैं अच्छे से डिलीवर कर पाया हूँ। और आपके अगर कोई भी क्वेरीज या डाउट्स होते हैं तो आप अगले सेशन में लेके ज़रूर आइएगा उसको, और हम उसको कैटर करेंगे। ओके देन Thank you so आई much, थिंक Akib. या Thank you for थैंक coming या थैंक यू सो मच। and taking this session. And thank you everyone for joining in today. Since you don't have any other queries, we can close the session. Thank you so much. Okay, थैंक thank यू। you. बाय Thank बाय। you. ओके।